नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आपका आपके चैनल एन कही कहानियाँ पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी जिसका नाम है पटकनी और इसकी लेखिका हैं ममता कालिया। तो चलिए सुनते हैं कहानी पटकनी। हिंदू कॉलेज की तस्वीर छपी थी हिंदुस्तान अखबार में। कॉलेज पहले से बहुत विशाल और विस्तृत हो गया था। हरा भरा भी ज़्यादा दिखाई दे रहा था। वितस्ता को याद आ गए अपनी पढ़ाई के दिन। पीछे के गलियारे में एमए इंग्लिश की क्लास लगती थी। वहाँ से कॉलेज कैंटीन दिखता था। हमारा मन पढ़ने में कैसे लगे। प्रोफेसर आरपी गुप्ता तो यंत्रवत पढ़ाते रहते, कोई सुने चाहे ना सुने। प्रोफेसर कंवर और सूद को ये बर्दाश्त नहीं था। कंवर साहब देखते कि विद्यार्थी मन नहीं लगा रहे। वे कहते, चलो कैंटीन में क्लास लेते हैं आज, कॉफ़ी के साथ कोल्ड जल्दी समझ आएगा। हम सब उछल पड़ते। लंबा चौड़ा मैदान चटपट पार कर हम कैंटीन के लॉन में डेरा जमा लेते। रोमी बत्रा काउंटर पर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था। हमारे लिए प्रोफेसर कंवर उस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे गुरु होते। प्रोफेसर सूद का घर कॉलेज परिसर में ही था। वे कई बार पूरी क्लास को घर पर बुलाकर चाय पिलाते और चौसर पढ़ाते जाते। तब हमें लगता हमारे विद्यार्थी दिन कभी ख़त्म ना हो। इसी तरह हम विश्वविद्यालय में व्याख्यान और कॉलेज में ट्यूटोरियल करते रहें। कॉफ़ी के प्याले और कोक की ठंडक में दिन घड़ी बीतती रहे। क्लैरिसा, संतोष, आशा, सुशील, विनोद, दिनेश और रोमी के साथ वितस्ता रिच रोड पर घूमने निकल जाती। पता ही न चलता कितनी दूर चल लिए। लौटने में 4 बज जाते। इतनी मस्ती और आज़ादी के बावजूद उन सब के ऊपर आधुनिक साहित्य का एक नकारवादी प्रभाव पड़ा हुआ था। वे हर धारा के विरुद्ध रहने को तैयार रहते। वे कवियों, कथाकारों की अजीबोगरीब जीवनियाँ पढ़ते और उन्हें लगता सीधी सादी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। जीवन होना चाहिए सनसनाता, खलबलाता, उठा पटक से भरपूर। ऐसे में जब संतोष ने मित्र मंडली को सूचना दी कि उसकी शादी अमृतसर के एक मेवा व्यवसायी के बेटे से तय की जा रही है, उन सब ने एक साथ कहा था, ओह नो संतोष, व्हाट अ फॉल माय क्लासमेट। संतोष ने चमकते चेहरे से कहा, कोई छोटा मोटा ठेले वाला नहीं है जनाब। अमृतसर में उनके 4 स्टोर और 6 मकान हैं। साल में 4 बार विदेश जाते हैं वे। मित्र मंडली ज़रा भी प्रभावित नहीं हुई। चंद्र प्रकाश ने स्त्रियों के पालतूकरण पर 15 मिनट का प्रवचन दिया था। संतोष ने बड़े यथार्थवादी ढंग से अपने बालों को झटक कर उसे नकार दिया। ये सब निराश लोगों के नाटक हैं। मैं 22 साल की हूँ, शादी की उम्र है यही। हम सब ने शोर मचाया था। अगर ये शादी की उम्र है तो बगावत की कौन सी उम्र होगी। तुम तो सगाई से भी पहले पराई बन गई। बताऊंगी जब तुम्हें कोई पसंद करेगा। अभी तुम सब क्या समझोगे। संतोष ने कहा। दरियागंज के मोती महल में उसकी सगाई की पार्टी हुई थी जिसमें हम सब पहुँचे थे। हम सब ज़रा जल्दी पहुँच गए। 9 नंबर बस उस दिन बहुत तेज़ रफ्तार होने से चली या लाल बत्ती चौराहों ने हरा रंग पसंद कर लिया, जो भी हो। अभी वहाँ के खुले प्रांगण में दरियाँ बिछाई जा रही थीं और लंबी मेज़ों पर बेहरे सफ़ेद चादरें तानकर आलपिनों की मदद से कस रहे थे। संतोष के पिता मित्र मंडली देखकर बड़े खुश हुए। बड़ा अच्छा किया बच्चों, अब मेहमानों का वेलकम शेलकम तुमने ही करना है। लो पहले कोक पियो तुम लोग। संतोष अभी तैयार होकर साहिब सिंह एंड सन्स के यहाँ से लौटी नहीं थी। हमें बड़ी उत्कंठा थी उसे देखने की। सिर्फ साहिब सिंह एंड सन्स के यहाँ शहर की सबसे बढ़िया हेयर स्टाइलिश उपलब्ध थी। संतोष वैसे ही सुंदर थी। नई केश सज्जा और रूप श्रृंगार से आज 4 चांद लगने वाला मुहावरा सार्थक होते देखना था। हालांकि वितस्ता, क्लेरिसा और आशा नए कपड़े पहनकर आई थीं। मोती महल के रोशन माहौल में उनके कपड़े साधारण दिखाई दे रहे थे। आशा थोड़ी आशंकित भी थी। उसने वितस्ता से कहा, संतोष तो पार लग गई, मेरी बेड़ी जाने कहाँ तैरनी है। मैं तो पूरे 23 की हो गई हूँ मई में। वितस्ता ने वीरता से कहा, रिज़ल्ट निकलते ही अपन लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। मैं तो साथ के साथ डीफिल में दाखिला ले लूँगी। सब्जेक्ट भी सोच लिया है। उसकी बात अधूरी छोड़ आशा संतोष की बड़ी बहन से मुखातिब हो गई, जो बम्बई से ख़ास इस जश्न के लिए आई थी। उसकी 3 साल पहले शादी हुई थी। उसने प्रसन्न मुद्रा में बताया, मेरी शादी भी मोती महल से हुई थी। इसी जगह सारी रस्में हुई। रोमी पास ही खड़ा था। उसने कहा, आपकी शादी में भी वही मैकूलाल का बैंड बजा होगा जो दिल्ली की हर शादी में बजता है। हाँ जी, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। बहन ने हैरानी से रोमी को देखा। शट अप रोमी, शट अप, कई आवाज़ें उठीं।
दोस्त नहीं चाहते थे कि रोमी अपने सीढ़ीपने से आज के रंग बेरंग करे। संतोष परिवार की प्रसन्नता, संपन्नता और उदारता पग पग पर प्रकट हो रही थी। समय पर अमृतसर वाले आए। उनके प्रवेश पर फूलों और फुल्लियों की ऐसी बरसात की गई कि दरियां ढक गईं। संतोष का मंगेतर रेमंड सूट में जंच रहा था। अंगूठी की रस्म पर दोनों पर आशीर्वादों की झड़ी लग गई। वितस्ता ने देखा गौरव कपूर का कद उसकी क्लास के सभी सहपाठियों से ज़्यादा था और रंग साफ। उसके नाक नक्श भी सुंदर थे। क्लैरिसा ने कहा, मेरी समझ नहीं आता, जब इतना तामझाम फैलाया गया है तो संतोष के माँ बाप आज शादी भी क्यों नहीं निपटा देते। संतोष की माँ ने कहा, नहीं जी, शादी पर तो हम सारी दिल्ली को न्योता देंगे, यहाँ कहाँ समाएगी इतनी भीड़, किसी फार्म हाउस में करनी पड़ेगी शादी की रस्म। दोस्तों ने संतोष को खुले दिल से बधाइयाँ दी, दावत खाई और गोलचा से आखिरी बस पकड़कर अपने घर लौट गए। और तो सब सो गए उस रात, लेकिन मॉडल टाउन और शक्तिनगर के 2 घरों में 2 लड़कियां की रात करवटों में बीती। उनके दिमाग में बेहिसाब सवाल थे। उनकी कक्षा के माहौल और पाश्चात्य विचारधारा का कहना था कि विवाह एक प्रतिगामी संस्था है, ये स्त्री को सीमित, संकुचित और बाधित करती है। विवाह को नकार कर सार्त्र और सिमोन द बोवर साथ रहे थे कि सहजीवन समानता का पहला सबक है। लेकिन आज संतोष और उसके मंगेतर के चेहरे पर जो चाव और उमंग दिखी, उसे झूठ या गलत मानने का भी मन नहीं हो रहा था। वितस्ता और आशा के मन में खलबली थी, वे आखिर किसे सही माने। वितस्ता ने घर में कहकर कि मैं शादी नहीं करूंगी, शादी का मतलब है बर्बादी, मर्द की गुलामी और रूढ़ियों का कारावास, अपने माता पिता को इस हद पर पहुंचा दिया था कि वे सोचने लगे थे, चलो कोई बात नहीं, एक संतान बिन ब्याही रह जाए तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। फिर वितस्ता पढ़ने में ज़हीन है, आज नहीं तो कल इसे अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। हो सकता है आगे इसकी मानसिकता बदले और ये खुद अपना जीवन साथी चुन ले। आशा की समस्या थोड़ी विकट थी, क्योंकि अभी उससे बड़ी एक बहन और एक भाई अविवाहित थे। आशा को लगता वो अगर शादी के विषय में सोचे भी तो उसका नंबर तभी आएगा जब वो अधेड़ हो जाएगी। अंग्रेज़ी साहित्य से उसे कोई घनघोर लगाव नहीं था। बीए में इंग्लिश में अच्छे अंक आ जाने से उसका प्रवेश एमए इंग्लिश में आसानी से हो गया था। दोनों लड़कियों को लग रहा था शादी की संभावना में ज़रूर कोई जादू मंत्र छिपा होता है जो लड़के लड़कियों की सोच को पलट देता है। अभी पिछले महीने तक संतोष लाइब्रेरी में कामू की किताबों की दीवानी थी। द स्ट्रेंजर, द आउटसाइडर जैसी पेपर बैग थामे वो बैंगर्स में दाखिल होती और बहस करती कि कामू सार से भी बड़ा अस्तित्ववादी है। संतोष की सहेलियों ने देखा आगामी दिनों में संतोष के पास उनसे बात करने की ज़रा भी फुर्सत नहीं थी। वे उसे ओडियन में लगी फिल्म के बारे में बताना चाहती, पर संतोष कहती उसे तो फैशन डिज़ाइनर के पास जाना है। न जाने कितने अच्छे नाटक कमानी में मंचित होकर उतर गए, पर सहपाठियों के झुंड में संतोष शामिल ना हो पाई। अब तक प्रोफेसरों को भी अंदाज़ा हो गया था कि जल्द संतोष की शादी होने जा रही है। प्रोफेसर सूद ने एक दिन कहा, सालाना इम्तिहान से ज़रा पहले तुम्हारी शादी की तारीख पड़ी है, तुम इम्तिहान दोगी या ड्रॉप आउट करोगी। संतोष ने कहा, नहीं सर, मैं इम्तिहान देने आऊँगी, अगर नहीं आ पाई तो तुम्हारी साल भर की मेहनत बेकार चली जाएगी। मुझे पता है सर, मैं ज़रूर आऊँगी। चंद्र प्रकाश ने गर्दन दाएं बाएं हिलाते हुए कहा, यह तय करने की तुम्हारी आज़ादी तब तक छिन चुकी होगी कि तुम्हें एमए करना है या महज संतोष बीए रह जाना है। सर देखिए ये कैसे बोल रहा है, ये कोई 18वीं शताब्दी है जो मुझे अपनी आज़ादी को कुर्बान करना पड़े। रोमी बोला, संतोष तुम्हें जितने हाई होप्स हैं ना, आई मीन ऊँची आशाएँ अपनी शादी से, मैं बताना चाहता हूँ कि तुम फूल्स पैराडाइज में रहती हो। क्या तुम्हें अपने देश में फ्लॉप मैरिजेस की संख्या बिल्कुल नहीं पता? एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ हर तीसरी शादी फेल होती है। प्रोफेसर सूद ने लड़कों को रोका, ये अनैतिक चर्चा कर रहे हो तुम। जिस लड़की का 2 हफ्ते बाद विवाह होने वाला है उससे तुम ऐसी नकारात्मक बातें कैसे कर सकते हो? यह अनैतिक ही नहीं, अमानवीय है। चंद्र प्रकाश ने कहा, सर आप उस उम्र में पहुंच गए हैं जब लोग इसी तरह लीपा पोती कर आदर्शवाद की शरण में जाते हैं। मेरी समझ नहीं आता कि तुम लड़के लोग संतोष को शादी के खिलाफ भड़काने में क्यों लगे हो। इन लड़कियों को देखो, कोई नेगेटिव नहीं बोल रही, प्रोफेसर सूद ने कहा। इन सब के लिए ज़िंदगी के सवालों से पलायन के लिए शादी एक अच्छा बहाना है। चंद्र प्रकाश ने गहरी उसास भरी। संतोष की स्वाधीनता खत्म होने के मौके पर मैं एक शोक गीत लिखूंगा। संतोष सब कुछ सुन रही थी और मन ही मन बुरा मान रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि ऐसे हृदयहीन साथियों के साथ उसने कैसे ये 2 साल बिता लिए। इनके लिए आधुनिकता का मतलब केवल नकार और धिक्कार था। जीवन के अनिवार्य पड़ावों की इन्हें चेतना भी नहीं थी। संतोष की शादी खूब धूमधाम से हुई। उसकी विदाई में घर परिवार के लोग लिपट लिपट कर रोए। वो भी रोई।
इतनी कि पास खड़ा उसका दूल्हा धीरे से बोला, तुम्हें इतना रोना आ रहा है तो मैं अकेला चला जाता हूँ, तुम बाद में आ जाना। इस बात पर संतोष को रोते रोते भी हंसी आ गई। उसका रोना कुछ थमा और वो अंदर जाकर अपना मेकअप ठीक करने लगी। गौरव सुंदर तो है ही, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। उसे लगा उसकी लिप जाएगी। दिल्ली में मार्च का महीना ठंडा नहीं होता, धूप तबीयत से निकलने लगती है और सिर्फ रात में रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अमृतसर मार्च में बेहद ठंडा था। संतोष अपने साथ गर्म कपड़े नहीं ले गई थी। उसने कहा, मेरे साथ बाज़ार चलो तो मैं अपने लिए 1-2 ऊनी कपड़े ले लूँ। गौरव ने हंसकर कहा, क्या करोगी, दिन में सभी कमरों में हीटर चलता है और रात में मैं हूँ ना। संतोष शर्म से लाल हो गई। उसने पाया उसका पति मस्त मौला है, वो हर बात हंसी में उड़ाना चाहता है। कभी संतोष को किताबों में उलझते देखता तो कह देता, मेरी रकीबों को बिस्तर पर से हटा दो, जो मैं फ़ेल हो गई तो सोचो तुम्हारी भी बेइज्जती होगी कि नहीं। गौरव कहता, जब मैं शॉप पे चला जाऊँ तब पढ़ा करो, नहीं तो ऐसा करो इस साल इम्तिहान ड्रॉप कर दो। नहीं गौरव, इम्तिहान तो मैंने ज़रूर देना है, मेरी 2 साल की मेहनत चौपट हो जाएगी नहीं तो। संतोष ने मानो संकल्प ले लिया। उसने दिन भर किताबों का रट्टा लगाया। रात में जब भी उसकी नींद खुलती वो चुपके से बगल वाले कमरे में अपनी किताब लेकर बैठ जाती। ये और बात है कि वो ज़्यादा देर पढ़ ना पाती। गौरव की जैसे ही आँख खुलती वो बिस्तर खाली पाता, वो देवदूत की तरह उठकर आता और संतोष को बाहों में भरकर वापस बिस्तर पर ले आता। आखिरकार अप्रैल का दूसरा सप्ताह खत्म होने को आया। संतोष दिल्ली आ गई। 16 अप्रैल से परीक्षाएं होने वाली थीं। उसने योजनाबद्ध ढंग से पढ़ाई की, हर पेपर के बिंदुवार नोट्स बनाए और पिछले वर्ष के पेपर देखकर अनुमान लगाया क्या कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये मानी हुई बात थी कि प्रश्न पत्र में आवृत्ति की जगह आकस्मिकता ही ज़्यादा होती थी। अमृतसर से फ़ोन आते रहते। गौरव कहता, तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना वक्त कटता ही नहीं। संतोष मुदित मन कहती, तुम्हारा फ़ोन नहीं आता तब डिस्टर्ब होती हूँ। जिस दिन पेपर ख़त्म होंगे मैं उसी दिन चल पड़ूँगी। संतोष के सभी पेपर्स अच्छे हुए। उसकी कक्षा के कई लड़के कहते पाए गए, संतोष का क्या है, फेल भी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चंद्रप्रकाश ने कहा, वो पास भी हो गई तो कौन सा तीर मार लेगी। आशा ने उसकी बात काटी, ध्यान दो, संतोष के सारे पेपर्स अच्छे हुए हैं, उसको कमज़ोर कड़ी मत समझो। चंद्रप्रकाश ने हंसी उड़ाई, आशा लगता है उसने तुम्हें खूब काजू पिस्ता खिलाया है, वही बोल रहा है। संतोष तो वापस अमृतसर चली गई। 15 जून तक का वक्त बाकी विद्यार्थियों के लिए भारी पड़ा। परीक्षा परिणाम आने में देर थी। कभी वे अखबार में रिक्तियों के विज्ञापन देखते, कभी सिविल सर्विसेज का आवेदन पत्र लाने की भाग दौड़ करते। जैसे जैसे 15 जून पास आ रही थी, लड़के लड़कियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंततः वह दिन भी आ गया। परीक्षा फल घोषित होते ही यूनिवर्सिटी ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ी। वहाँ नाम, पिता के नाम के साथ साथ अनुक्रमांक लिखे हुए थे, जिसके आगे प्राप्तांक और श्रेणी अंकित थे। हमेशा की तरह लड़कियों के प्राप्तांक लड़कों से बेहतर थे। हिंदू कॉलेज के बैच के सिर्फ 3 लड़कों को द्वितीय श्रेणी मिली थी, 10 को तृतीय और 2 अनुत्तीर्ण थे। लड़कियों में सबकी उच्च द्वितीय श्रेणी आई थी। इनमें सर्वाधिक प्राप्तांक संतोष के थे। उसने कॉलेज में प्रथम स्थान पाया, हालांकि प्रथम श्रेणी उसके भी हाथ नहीं आई। परीक्षा परिणाम देखकर सब ठगे से रह गए। आशा और क्लैरिसा ने कहा, देखा हमने बताया था ना, संतोष की तैयारी अच्छी थी और उसकी परीक्षा भी ठीक हुई थी। रोमी बोला, खामखा इम्तिहान दिया उसने। अपने दिमाग की घड़ी ठीक करो तुम लोग। आशा ने लड़कों को डपट दिया, खुद अपना दिमाग तुम लोगों ने कामू काफका पढ़ कर ख़राब कर लिया, अब लड़कियों पर दोष क्यों डाल रहे हो। लड़कों की समझ में फिर भी नहीं आया। उनकी ये धारणा और पक्की हो गई कि लड़कियों को नंबर इसलिए ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वे लड़कियां हैं। जून जुलाई के बीच बहुत से कॉलेजों में व्याख्याता पद के लिए साक्षात्कार हुए। वितस्ता, आशा, क्लैरिसा तीनों किसी न किसी कॉलेज में पद पा गईं। संतोष का अमृतसर के स्वरूप रानी नेहरू कॉलेज में प्रवक्ता पद के लिए चयन हो गया। लड़के सब टापते रह गए। धन्यवाद।